हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद जो है हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर पढ़ाने आ रहे हैं और मैंने बोला था कि जब भी लेक्चर आएंगे हम लोग डिजिटल बोर्ड पे जाएंगे तो एक लेक्चर जो रहेगा हमारा रिवीजन का रहेगा और नोट्स किस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। नोट्स जो है असाइनमेंट में अपलोड कर दिए गए हैं आपके, तो असाइनमेंट में जाके आप नोट्स खोल लेना वहाँ पे। और राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी उन नोट्स में, तो आज मैं एक और नोट्स अपलोड करूंगा उसी कॉपी। जिसको जो पसंद आया कर लेना, दोनों मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है आप लोग ध्यान से देखना कि हम लोग जो सांद्रताएं हैं वो तो पढ़ के आ चुके हैं, सांद्रता के पद वगैरह सब कुछ। तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के 3 तरह के पार्ट है। पहला है सांद्रता वाला, दूसरा विलेयता वाला और तीसरा जो है अणुसंख्या गुणधर्म। तो हम लोग विलेयता वाले जो पार्ट्स थे वो घर से पढ़ रहे थे, है ना, पेन पेपर पे। तो उस पर थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि नोट्स नहीं बना पा रहे थे, छोटी चीजें थी और वो डाउनलोडिंग जब करते हैं हम लोग तो बड़ी फाइल रहती है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है, तो हो सकता है क्वालिटी गिर जाती होगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रेगुलर स्कूल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले देख रहे हैं विलेयता। विलेयता विलेयता क्या होती है ना। तो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है यहां पर जो विलेयता है, 100 ग्राम विलयन को संक्षिप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा, है ना। 100 ग्राम विलयन मतलब हमें क्या करना है, 100 ग्राम विलयन बनाना। 100 ग्राम विलयन को बनाने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा, आवश्यक विलेय। अब आप क्या करना, एक जो हम लोग इस चैप्टर का नाम है द्रव विलयन, है ना। तो जो विलयन है वो द्रव है। अब द्रव विलयन बनाने के लिए हमारे पास में जो विलायक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए बच्चों। विलायक हमेशा द्रव होना चाहिए। अब इस द्रव के अंदर जैसे मैंने कंटेनर ले लिया और कंटेनर में भर दिया पानी, तो इस कंटेनर में जो पानी भरा गया है इसको मैं बोल रहा हूं विलायक, और इसकी मात्रा मैंने संक्षिप्त कर दी है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक के अंदर किसी दिए गए तापमान पर, 100 ग्राम विलायक के अंदर तापमान भी इंपॉर्टेंट है, दिए गए तापमान पर, है ना, किसी निश्चित तापमान पर, क्योंकि तापमान ऊपर नीचे करने से जो है विलेयता प्रभावित होती है। ये कैसे होती है वो हम लोग बात करेंगे अभी। तो 100 ग्राम पानी के अंदर जितना विलेय घुला हुआ है, विलेय की जो मात्रा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। उसी को हम लोग विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब जो सॉल्युबिलिटी है उसको चेक करने के लिए अलग अलग पैमाने निश्चित किए गए, है ना। क्योंकि हम लोगों ने जब जो विलयन के प्रकार है वहां पर देखा था, एक पूरा चार्ट बनाया था, और मैंने कहा था कि यहां पर जो द्रव विलयन है सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के अंदर, क्योंकि वही पढ़ना है। तो विलेयता किस किस तरीके के विलेय और विलायक के अंदर देखी जा सकती है वो हमें चेक करना है ना। 3 तरह के हो सकते हैं कि एक तो पानी ले लूं मैं विलायक, है ना, पानी के अंदर मैं एक बार तो एल्कोहल मिला दूं, है ना, पानी भी द्रव एल्कोहल भी द्रव, मतलब द्रव की द्रव में विलेयता। क्लियर। एक बार मैं क्या कर दूं, दूसरा एक और विलयन बनाने की कोशिश करूं जिसके अंदर पानी के अंदर क्या डाल दूं, ग्लूकोज डाल दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस की द्रव में विलेयता। और तीसरा मैं ले लूं यहां पर अलग तरीके का एक और विलयन बनाने की कोशिश करूं, जैसे आप लोग बाहर देखोगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह, है ना, उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भर दी जाती है, तो वो हो जाएगी गैस की द्रव में विलेयता, है ना। तो इस तरीके से 3 तरह की विलेयता हमें देखनी है। तो विलेयता के प्रकार जो है वो निम्नलिखित है आपके पास में, भी देखिए विलेयता के प्रकार। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है ठोस की द्रव में विलेयता, दूसरा गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, और तीसरा द्रव की द्रव में विलेयता, ठीक है, द्रव की द्रव में विलेयता, है ना। जैसे ठोस की द्रव में विलेयता का उदाहरण अभी हम लोगों ने जस्ट बताया कि हम लोग क्या करें, ग्लूकोज को पानी में डालें, ग्लूकोज को पानी में घोलना। दूसरा गैस की द्रव में विलेयता, CO2 गैस को पानी में घोलना, CO2 गैस को पानी में घोलना। तो CO2 गैस को जब पानी में घोलोगे तो वहां पर भी क्या होगा, आपके पास में एक विलयन बनेगा। क्लियर। तीसरा द्रव की द्रव में विलेयता, तो इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं भाई, एल्कोहल को पानी में घोलना, एल्कोहल को
पानी में घुलना। क्लियर? तो इस तरीके से तीन तरह के जो है विलेयता चेक करने के लिए, विलेयता को चेक करने के लिए तीन तरह के विलेन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रभावित हो सकती है इनकी विलेयता, वो हमें चेक करनी है। तो प्रभावित होने के लिए या तो विलेय या विलायक की आकृति, वो जो नेचर है, प्रकृति, वो होनी चाहिए, तापमान होना चाहिए, दाब होना चाहिए। तो इनसे किस तरीके से प्रभावित हो सकती है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके किस किस तरीके से विलेयता प्रभावित हो सकती है अलग अलग विलयन के अंदर। ये विलयन जो है ये ठोस का द्रव वाला विलयन है, ये गैस के द्रव वाला विलयन है, और ये द्रव वाला विलयन है। सॉरी। तो यहां पर किस तरीके से विलेयता प्रभावित हो सकती है, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वो हम लोगों को पढ़ने हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस की द्रव में जब विलेयता होगी तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। इसके अंदर सबसे पहला कारक आपके पास में है, लिखा हुआ है यहां पर, विलेय व विलायक की प्रकृति। ठीक है, सबसे पहला है विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। तो जब भी विलेय एवं विलायक की प्रकृति आप देखो तो देखना कि हमेशा ऐसा विलेय जो विलायक की प्रकृति रखता हो, जैसे NaCl, NaCl और पानी, इन दोनों का द्रव विलयन जब बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, मतलब पूरा घुल चुका होगा वहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो NaCl है इसकी, ये मैं ले रहा हूं विलेय, ठीक है, NaCl विलेय है और H2 यहां पर क्या है, विलायक। तो ध्यान रखना ये बहुत अच्छा विलयन बनेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि NaCl जो है इसकी प्रकृति है ध्रुवीय, ठीक है, और जो H2O है इसकी प्रकृति भी क्या है, ध्रुवीय। तो एक ध्रुवीय विलेय एक ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल सकता है, वहां पर अच्छी विलेयता हो सकती है। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी H2O में C6H6 या फिर CCl4 घोलने की कोशिश करूं या नेफ्थलीन घोलने की कोशिश करूं, नेफ्थलीन बोल्स, नेफ्थलीन पाउडर ले लो आप, नेफ्थलीन पाउडर, इसको अगर मैं पानी में घोलने की कोशिश करूं तो यहां पर तो विलेयता अच्छी होगी, लेकिन यहां पर जो विलेयता है वो अच्छी नहीं होगी। तो यहां पर विलेयता अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये तो ध्रुवीय है, ये तो पानी तो ध्रुवीय है, लेकिन जो नेफ्थलीन पाउडर है वो अध्रुवीय है। तो ध्यान रखना, एक ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल सकता है, अच्छे से घुल सकता है, और एक अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय में आसानी से घुल सकता है। क्लियर? जैसे यहां पर NaCl को पानी में आसानी से घोल सकते हैं क्योंकि ध्रुवीय ध्रुवीय में आसानी से घुलेगा, ठीक है, और अध्रुवीय में आसानी से घुलेगा। अब यहां पे अध्रुवीय नेफ्थलीन ले लिया, अगर मैं यहां पर H2O की जगह यहां पे बेंजीन ले लूं तो भी एक अच्छा विलेन बन जाएगा, ठीक है, तो वो अध्रुवीय विलेन होगा क्योंकि उसके अंदर दोनों ही क्या मिलेंगे, अध्रुवीय मिलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ही जो हमारे पास में कारक था वो था विलेय एवं विलायक की प्रकृति। अब अगला जो कारक है वो हम लोग देखते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव वो स्टूडेंट्स आसानी से देख पाएंगे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स आसानी से अच्छी पढ़ी है 11th क्लास में, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ताप का जो प्रभाव है उसको देखने के लिए आपको दो प्रक्रम आने चाहिए, एक तो ऊष्माशोषी प्रक्रम और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ठीक है, एक तो ऊष्माशोषी प्रक्रम और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो जो ताप का प्रभाव है उसमें लो सातिल्य नियम, अब जो हम लोगों ने पढ़ा था लो सातिल्य नियम,
लो शातिले नियम के अनुसार जब विलेय प्लस विलायक को घोला जाता है तो यहां पर एक साम्यावस्था आती है जो आपको क्या निकाल के देती है, विलयन। क्लियर। अब यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है तो हम लोगों ने देखा था वहां पर ऊष्माशोषी प्रक्रम मतलब कि डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक। ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब तापमान बढ़ाया गया था, तापमान जब बढ़ाया गया था और प्रक्रम ऊष्माशोषी था तो वहां पर साम्यावस्था हमेशा अग्र दिशा की तरफ जाती थी। अग्र दिशा की तरफ जा रही है इसका मतलब विलयन की तरफ जा रही है ना। मतलब ये दोनों चीजें यहां पर मिल रही होंगी, घुल रही होंगी और विलयन बन रहा होगा। ठीक है। तो जब अग्र दिशा में जा रही है इसका मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम अगर है और वहां पर तापमान जो है अवशोषित किया गया है, यहां लिखा हुआ अधिकांश ठोस द्रव में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, अतः इन पदार्थों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। तो यहां पर जो है तापमान बढ़ाने पर, ऊष्माशोषी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि किसकी तरफ जा रहा है, ये विलयन की तरफ जा रहा है ना। विलयन की तरफ जाएगा इसका मतलब यहां पर ये विलय हो रहे होंगे, मतलब विलेयता बढ़ रही होगी। लेकिन यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब होता है डेल्टा एच ऋणात्मक, और वहां पर तापमान घटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। तो इसका मतलब वहां पे तापमान कम करेंगे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में, मतलब विलेयता बढ़ेगी। तो लिखा हुआ है यहां पर ऊष्माशोषी प्रक्रम भी लिखा हुआ भाई, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के बारे में लिखा हुआ है और उदाहरण भी दे रखा है। ठीक है। अगला है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, तो गैसों की द्रव में विलेयता जो हम लोग देखेंगे, अच्छा यहां पर ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको बताया था जब इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था जब भी ठोस की द्रव में विलेयता देखते हैं तो वहां पर जो है दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दाब का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या करेंगे वहां पे, जैसे घोलने के लिए जाएंगे ठोस को अपने आप ही घुलता रहेगा, है ना। तो मैंने वहां पर भी बताया था कि दाब का कोई ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। दाब का फर्क पड़ता है जब हम लोग गैस की द्रव में विलेयता देखते हैं, है ना। ठोस की जब द्रव में विलेयता देखते हैं तो वहां पर दाब का फर्क नहीं पड़ता। अगला हम लोग देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, तो गैसों की द्रव में विलेयता जो आप लोग देखोगे, गैस की द्रव में विलेयता, तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना। गैस की द्रव में विलेयता, तो गैस की द्रव में विलेयता जो है 3 कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला वही है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, और उसमें भी विलेय एवं विलायक की प्रकृति में भी हम लोग यही देखेंगे कि वहां पर जो ध्रुवीय गैसें हैं जैसे HCl है ना, वो ध्रुवीय विलायक के अंदर आसानी से घुल जाएगी, और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक के अंदर आसानी से घुल जाएंगी। ठीक है। जैसे ध्रुवीय गैसें HCl ध्रुवीय विलायक H2O में घुलती है, और अध्रुवीय गैसें N2H2 अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलती है। क्लियर। इस वर्ड को इंग्लिश में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लाइक डिसॉल्व, लाइक मतलब समान समान में घुलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। ठीक है। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं तापमान पर, तापमान का प्रभाव। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब गैस की द्रव में विलेयता देखी थी तो तापमान के प्रभाव में हम लोगों ने देखा था कि जो गैस की द्रव में विलेयता होती है वो हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। हमेशा कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती। लो शातिले नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, और अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी इसका मतलब विलेयता कम होगी, विलेयता
कम होगी तापमान बढ़ाने पर, है ना, और होना भी चाहिए। क्यों? अगर आप सोच के देखो कि मान लो हम लोगों ने कोई कंटेनर लिया है इस तरीके से, और उस कंटेनर में हम लोगों ने पानी भरा हुआ है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर CO2 गैस मिला रहे हैं, ये CO2 गैस के अणु मिले हुए हैं, ठीक है। अब जब यहां पर एक घुलने जाएंगे और हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, चलो यहां गैस लगा दिया हम लोगों ने, तापमान बढ़ा दिया, तो गैस के अणु कहां जाएंगे भाई, द्रव से निकल के बाहर की तरफ जाएंगे। तो तापमान बढ़ाने से अगर द्रव के अणु बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उसकी विलेयता क्या हो रही है, कम हो रही, ठीक है। इसको ऐसे प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। और लो-शातिली नियम के अनुसार हम लोगों ने देखा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम अगर होगा तो तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी और विलेयता कम होगी। क्लियर? चलिए अगला है दाब का प्रभाव, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है गैस की द्रव में विलेयता में दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है। दाब का प्रभाव कैसे होगा, देखो, दाब का प्रभाव, तो मान लो आपके पास में कोई ऐसा कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भर दिया हम लोगों ने, इस कंटेनर में क्या कर दिया बच्चों, पानी भर दिया, और अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर CO2 गैस भर रहा हूं, ये CO2 गैस के अणु मान लो आप, ये CO2 गैस के अणु मान लो, ये सब क्या है, CO2 गैस के अणु है, ठीक है। पानी विलायक हो गया, CO2 गैस विलय हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर एक पिस्टन लगा रहा हूं और एक पिस्टन लगा के इसको ऊपर से प्रेस कर रहा हूं। जब हम लोग इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो याद करो कि जो CO2 गैस है उसके अणु पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो वो भी किसमें परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे, द्रव में, ठीक है। और द्रव द्रव में फिर घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग अभी इसको ठोस द्रव में घुलने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे द्रव बढ़ाएंगे, जैसे यहां से दाब बढ़ाएंगे, वैसे वैसे गैस के अणु अंदर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब उनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है नोट्स में, जब आप पढ़ोगे, जब द्रव की सतह पर दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाने से द्रव की सतह से टकराने वाले अणु की संख्या बढ़ जाती है और गैस की विलेयता भी बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उनमें जो CO2 गैस भरी जाती है वो उच्च दाब पर भरी जाती है बच्चों। आप कभी भी ऐसे करके खोलना उसके ढक्कन को, आपको पता पड़ जाएगा कि वहां से एकदम से जो है झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। वो झाग निकलना इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रेशर, जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं वहां से प्रेशर रिलीज होता है, और CO2 गैस निकल के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम फैक्ट्री के अंदर, जब हम लोग उसके अंदर CO2 गैस भरते हैं तो हाई प्रेशर पर भरते हैं, हाई प्रेशर लगाया जाता है ऊपर से, उच्च दाब पर, ठीक है। और एक और कारण है इसके पीछे, आप देखना, एक तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेना और एक गर्म कोल्ड ड्रिंक लेना, है ना। ठंडी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलना और एक तरफ गर्म कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलना, और अब सोच के देखो किसके अंदर झाग ज्यादा आएगा, गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर झाग ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर वहां पे तापमान क्या है, ज्यादा है, और तापमान ज्यादा है, और मैंने बता दिया आपको, जो अपने जो गैस है, गैस की द्रव में विलेयता हमेशा कौन सी होती है, तापमान जब हम लोग देखते हैं तो हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो जब गर्म बोतल रखी हुई है और ठंडी बोतल रखी हुई है तो गर्म बोतल में झाग ज्यादा निकल के आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे तापमान ज्यादा है ना। तापमान ज्यादा होने पे वहां पर क्या होगी, विलेयता कम होगी। क्यों विलेयता कम होगी? क्योंकि गैस के अणु फटाफट निकल के बाहर भागेंगे। क्लियर? तो देख लेना आप, ठंडी बोतल रखना, उसका ढक्कन खोलना, गर्म बोतल रखी हुई है जस्ट, उसका ढक्कन खोलना, आपको पता पड़ जाएगा झाग किसमें ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। हमेशा गर्म बोतल में झाग ज्यादा निकलेंगे। तो अगला है हमारा दाब का भी हम लोगों ने देख लिया। जैसे हम लोग दाब ऊपर से लगाएंगे तो यहां पे आयतन क्या होगा, कम होगा, और आयतन कम होगा तो प्रति लीटर आयतन के अंदर जो है गैस के अणु ज्यादा हो जाएंगे, विलेयता उनकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसको एक और नियम के अनुसार समझाया गया है, हेनरी नियम के अनुसार। यह नियम जो है साइंटिस्ट था हेनरी, उसने दिया। हेनरी नियम ने यह बोला कि इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, जो गैस है, किसी गैस जो भरी हुई है हम लोगों ने, गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है।
मतलब जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस के अणुओं की विलेयता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या होता जाएगा, आयतन कम होता जाएगा। ठीक है, तो हेनरी ने बोला कि किसी गैस की द्रव पर लगाए गए दाब, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो विलेयता को हम लोग यहां पर हेनरी नियम में विलेयता को मोल भिन्न से प्रदर्शित करते हैं। किसके मोल भिन्न? गैस के मोल भिन्न। ठीक है, तो यहां पर मोल भिन्न मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो गैस की विलेयता है P, यह सीधे सीधे समानुपाती होती है X, सॉरी जो गैस की विलेयता है वो सीधे समानुपाती होती है उस पर लगाए गए दाब के। ठीक है, तो यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हम लोगों ने बताया था P बराबर यहां पे आ जाएगा KH, और KH को हम लोगों ने बोला था हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक KH क्या है? हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक जो है वो अलग अलग विलेय के लिए अलग अलग देखा गया है ना, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि यहां पर अब आप देखो KH और X में क्या संबंध है, KH और X में अगर संबंध देखो आप तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। जैसे जैसे KH की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी, है ना। यहां से अगर आप देखो तो KH जो है वो X के समानुपाती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है, देख लो, है ना। KH इधर जाएगा तो X के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। X क्या है यहां पर? विलेयता। वो गैसें जिनके लिए KH हेनरी नियतांक का मान कम है उसके लिए विलेयता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हेनरी नियतांक जो है तापमान और दाब से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यही हमारा हेनरी का नियम है। और इसके अंदर हम लोग जो है, हम लोगों ने इसके अंदर ग्राफ भी देखा था बच्चों, अगर आपको पता हो P इजिकल टू KH इंटू एक्स के लिए हम लोगों ने क्या करा था? ग्राफ भी देखा था। ग्राफ कैसे देखा था? देखो, इस तरफ हम लोगों ने ले लेता दाब और इस तरफ हम लोगों ने ले लेता मोल भिन्न, मतलब विलेयता। ठीक है, और अगर आप इसको देखो ध्यान से, P बराबर KH इंटू एक्स, P बराबर KH इंटू एक्स, ये जो है एक सरल रेखा की समीकरण के अनुसार हम लोग सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये x तो ये x ही रहेगा, x अक्ष पर क्या आ जाएगा? मोल भिन्न विलेयता, और c बराबर 0 है यहां पर, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सरल रेखा जो अक्ष बिंदु से जाएगी 0 0 से, और यहां पर इसकी प्रवणता जो है थीटा, वो क्या हो जाएगी बच्चों? KH। m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? KH। और KH बराबर क्या होगा आपके पास में? KH बराबर होगा दाब बटा विलेयता। तो इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, आपको पता हो तो। न्यूमेरिकल्स का रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं। ठीक है, अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग, कुछ बच्चे थे जिनको पता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग कैसे लिखेंगे, तो मैं बता चुका हूं कि जब सोडा वाटर बोतल जो रहती है, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर, तो उसमें उच्च दाब पर गैस भरी जाती है। उच्च दाब पर गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वहां पर क्या हो? उसकी विलेयता ज्यादा हो। ठीक है, तो लिखा हुआ यहां पर, सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जब बोतल से ढक्कन हटाते हैं तो दाब के कम हो जाने से CO2 गैस की विलेयता कम हो जाती है और वह झाग के साथ बाहर आने लगती। ठीक है, अब दूसरा एक और अनुप्रयोग मैंने बताया था कि जब गोताखोर समुद्र में नीचे जाते हैं तो साथ में आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वहां पे हीलियम गैस भरी रहती है उनके, और नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं दाब उच्च रहता है। ठीक है, तो वहां पर जो है वायु के साथ में हीलियम गैस को भरा जाता है ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तीसरा पॉइंट, अब यहां पे नोट तो सब लिखा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। समुद्री गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में हीलियम मिलाकर तनु वायु को भरा जाता है, अन्यथा समुद्र के नीचे गहराई पर उच्च दाब पर गैसों की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है ना। गैस जो होती है
कौन सी गैसें होती हैं आपको पता है? वहां पर बहुत सारी गैसें होती हैं, जहरीली गैसें भी होती हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे दाब बहुत ज्यादा उच्च है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हीलियम गैस भर देते हैं, और वायु के साथ हीलियम गैस जब मिल जाती है तो वहां पे दाब को थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है। अन्यथा वहां पे आदमी मर सकता है। और ऐसा ही केस जब पहाड़ों पे जब जाते हैं पर्वतारोही, तो उनके साथ भी होता है। वहां पे एनेमिया जो है, एनीमिया जो है रोग होता है, इंग्लिश हिंदी में उसको एनीमिया रोग बोलते हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है ना। एनीमिया रोग की वजह से क्योंकि ऊपर जो है दाब वहां पर कम होता है, और दाब कम होता है तो वायु जो है उस तरीके से नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वहां पर भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अन्यथा अगर वहां पर उच्च दाब, वहां पे जो है निम्न दाब रहता है, वहां पर ऑक्सीजन घुल नहीं पाती हमारी बॉडी के रक्त कणिकाओं में, तो हमारी सोचने समझने की, हमारा जो ब्लड है वो सीधा माइंड तक नहीं पहुंच पाता, और माइंड के जो निर्देश हैं वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते। तो इस वजह से सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसको एनीमिया रोग बोलते हैं। वहां पे जो दूसरा आदमी चल रहा होगा उनके साथ उसको पहचानना बंद कर देंगे वो, आप कौन है ना, इस तरीके का होता है। और ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखती, है ना। तो इसको एनीमिया रोग बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जो हेनरी नियम है वो हमेशा उच्च ताप व निम्न दाब पर ही कार्य करता है, ठीक है। हेनरी नियम जो है उसकी कुछ सीमाएं थी, तो ये सीमाएं हैं, है ना। सीमाएं क्या है हेनरी नियम की सीमाएं? कि अगर आप देखो तो हेनरी नियम जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पे काम करेगा, उच्च ताप व निम्न दाब पर। तो उच्च ताप और निम्न दाब पर काम करता है, इसलिए ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, है ना। दूसरा यह है कि विलयन में विलय और विलायक केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। केमिकल रिएक्शन अगर कर दी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर उत्पाद बन जाएगा। तो जब भी विलय को विलायक में घोला जाए तो घुलना और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण करना अलग अलग चीज है ना। घुलना अलग चीज है और रासायनिक समीकरण करना अलग चीज है। क्योंकि NaCl को जब पानी में घोलते हैं, तो आपको पता हो जब NaCl को पानी में घुलता है तो वो NaCl का जलीय विलयन बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन अगर NaCl ने पानी से रिएक्शन कर ली तो वहां पे उत्पाद कुछ और बनेगा, है ना। तो विलयन नहीं रहेगा, फिर तो उत्पाद अलग बन जाएगा। दूसरी बात, विलयन में विलय का संगुणन व वियोजन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है विलयन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, है ना। संगुणन भी नहीं होना चाहिए और विलय जुड़ना भी नहीं चाहिए। ये सब जो है हेनरी नियम की सीमाएं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको सीमाएं बोला गया हेनरी नियम की। कि हेनरी नियम कहां पे विफल हुआ? हेनरी नियम ने ये बोला कि यहां पर ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। अब हमेशा विलय विलायक में नहीं घुले ऐसा तो होता नहीं है, विलय विलायक में घुलता है ना। विलय विलायक के साथ अभिक्रिया भी करता है, ठीक है। हो सकता है वहां पे उत्पाद भी बन जाए, तो हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हेनरी नियम की सीमाओं में था। ये न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, आप लोग देख लेना इसको। ये सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चों, जो सड़े वनडे H2O गैस वाला जो मैंने कराया था, सड़े वनडे वाला, देख लेना इसको अभी। अगला है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। अब द्रव की विलेयता हमें देखनी है। हमें किसकी देखनी है? द्रव की विलेयता। द्रव की विलेयता, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना शुद्ध द्रव की जो विलेयता है उसको कैसे देखा जाता है ना। तो शुद्ध द्रव, देखो द्रव हम लोगों ने मिक्स किया यहां पर। ये एक कंटेनर लिया और यहां पर द्रव 1 ऐड है, और साथ में मैं यहां पर एक और द्रव मिक्स कर रहा हूं, द्रव 2, ठीक है। इनमें से एक विलय होगा और एक विलायक होगा। मान लो हम लोगों ने यहां पर इसको ले लिया एल्कोहल और इसको ले लिया पानी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहां पर दोनों ही अणु हैं। यहां पर जो है, जब आप सतह पे देखोगे तो एल्कोहल के भी अणु हैं और सतह पे देखोगे तो पानी के भी अणु हैं। क्लियर? अब
इन दोनों द्रवों की जो विलेयता है वो अलग अलग होगी, है ना। मान लो यहां पर एक कंटेनर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए पानी भरा हुआ है, तो पानी अगर एक कंटेनर ले लूं मैं एक और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या भर दूं, पानी भर दूं, ये यहां पे सिर्फ पानी पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं सिर्फ यहां पे पानी पानी के वाष्प दाब की गणना करने जाऊं तो कैसे करूंगा कि लिक्विड को, मतलब द्रव यहां पे ले लिया पानी, और इसको हम लोग किसमें बदल रहे हैं, वाष्प, ठीक है, वाष्प में बदल रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण की अभिक्रिया। और ये तब आती है जब यहां पर क्या लगता है, एक साम्यावस्था, ठीक है, यहां पर क्या होती है, एक साम्यावस्था आती है। तो ध्यान रखना कि यहां से द्रव जो है वो वाष्प बनेगा, और वाष्प, ये कंटेनर बंद कर रहा हूं मैं यहां पे, द्रव वाष्प बनेगा और दीवारों पे जो है प्रति इकाई आयतन पर वो जाके क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। लेकिन वाष्प दाब जो है, अब मैंने डेफिनेशन में लिखवाई आप पिछले कुछ लेक्चर में, वाष्प दाब जो है हमेशा कहां पे देखा जाएगा, साम्यावस्था पर देखा जाएगा। क्लियर, यह है शुद्ध द्रव की जो है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। तो जब वाष्पन और संघनन की दरें बराबर हो जाती हैं तो द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, और साम्य की इस अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, अब एक द्रव वाष्प दाब लगा रहा है, दूसरा द्रव भी वाष्प दाब लगा रहा है, तो दो द्रव जब अलग अलग वाष्प दाब लगाते हैं तो वहां पर जो कुल वाष्प दाब है वो उन दोनों द्रवों के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब वो ये जो नियम है इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट का नियम, और ये राउल्ट का नियम हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए शुद्ध द्रव की वाष्प दाब जो है वो मैंने आपको समझाई थी, उसको वापस से पढ़ के आना। ठीक है, जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है तो उस जगह पर एक साम्य स्थापित हो जाता है, तो प्रति इकाई आयतन पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यह शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। अब दो अलग अलग द्रव को मिलाकर जो वाष्प दाब बनाया जाएगा, फिर वहां पर कुल दाब कैसे निकाला जाएगा, यह होता है राउल्ट का नियम। और राउल्ट साइंटिस्ट था जिसने बताया कि द्रव की विलेयता किस तरीके से चेक की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और कल फिर मिलेंगे, कल देखते हैं हम लोग, है ना। तो पढ़ते रहिए, नोट्स जो है अपलोड कर दिए गए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।